मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरदा ललितपुर से कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों का आज इस वीडियो क्लास के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज 29 अक्टूबर 2020 दिन गुरुवार है और आज हम आप सभी के लिए लेसन 6 के अंतर्गत ब्रिटिश राज के अधीन भारत, इस लेसन के अंतर्गत आज हम यहाँ पर राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन टॉपिक के माध्यम से जो बदलाव ब्रिटिश राज्य में भारतीय गणराज्य में किए गए उन बदलावों के बारे में अध्ययन और चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, कल के जो वीडियो क्लास में मैंने आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड 1892 के बारे में चर्चा की थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 के अंतर्गत जो बदलाव हुए उनके बारे में। कल मैंने आपसे जो चर्चा की थी वो स्थानीय स्वशासन के बारे में बात की थी, अध्ययन किया था। तो स्थानीय स्वशासन में क्या परिवर्तन हुए कल हमने जाना। आज इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 में हुए और अन्य बदलाव के बारे में भी आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज यानी लोक सेवा, अर्थात प्रशासनिक सेवा का सबसे उच्चतम पद, सबसे उच्चतम सेवा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यवस्थापक के रूप में सर्वश्रेष्ठ पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की सेवा, सर्विस। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारी को। सबसे पहले तो बात करते हैं कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा कैसे होती थी। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में कौन व्यक्ति उत्तीर्ण हुआ करते थे और इसकी परीक्षा कहाँ आयोजित कराई जाती थी और आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण कर किन व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जाता था, इस परीक्षा की आयु क्या थी और फिर इसमें क्या क्या बदलाव हुए। तो महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अनुसार सन 1861 में भारतीय लोक सेवा अधिनियम इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट बनाया गया, जिसमें महत्वपूर्ण पदों पर आईसीएस अधिकारी नियुक्त किए जाते थे और इन अधिकारियों का चयन लंदन में होने वाली एक वार्षिक ओपन प्रतियोगिता के द्वारा होता था। यह परीक्षा अंग्रेजी भाषा में कराई जाती थी। तो सन 1861 में भारतीय लोक सेवा अधिनियम कानून के तहत महत्वपूर्ण पदों पर आईसीएस परीक्षा पास करने वाले व्यक्तियों को अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता था, जिम्मेदारी दी जाती थी, व्यवस्था की जाती थी। भाषा का माध्यम अंग्रेजी था और परीक्षा का केंद्र लंदन हुआ करता था। विद्यार्थियों, इन सब चीजों से आप समझ सकते हैं कि आईसीएस परीक्षा में भारतीय लोगों के लिए तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाई नहीं जाती थी, एक बात। दूसरा, इतना पैसा खर्च करके कोई भी लंदन नहीं जाता था। तीसरा, भेदभाव की समस्या थी, इस कारण से भारतीयों को इस परीक्षा में बहुत कम प्रतिभाग करने का मौका अवसर मिलता था। यदा कदा कोई व्यक्ति भारतीय इस परीक्षा को ही दे पाता था। इन सभी कारणों से ब्रिटिश राज में
महारानी विक्टोरिया के द्वारा कुछ बदलाव किए गए। तो वो बदलाव क्या थे, आइए देखते हैं। सन 1853 ईस्वी के तक इस परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु 23 वर्ष थी, परंतु 1853 के बाद इसको घटा करके 21 वर्ष कर दी गई। सन 1876 में फिर यह आयु और घटा दी गई और इसकी आयु 19 वर्ष कर दी गई। 1863 ईस्वी में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ये रविन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे, किंतु उम्र घटने से तो भारतीयों के लिए इसमें सम्मिलित होना लगभग असंभव हो गया था। जैसे तैसे कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट करते भी थे, लेकिन उम्र के घटने की वजह से इसमें पार्टिसिपेट करना लोगों के लिए बड़ा ही मुश्किल था, एक प्रकार से कहें तो असंभव ही था। तो विद्यार्थियों, सीधा सीधा यही है कि इस एक्ट के तहत भारतीयों को नहीं, अंग्रेजी व्यक्तियों को ही इस परीक्षा में प्रतिभा करने का मौका मिलता था और अंग्रेजी व्यक्तियों को ही इन प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था। विद्यार्थियों, आज हमारे भारत देश में जो IAS परीक्षा हुआ करती है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, जो भारत में आज आयोजित कराई जाती है, यह ICS परीक्षा का बदला हुआ ही रूप है। और IAS की जो आज हमारी परीक्षा होती है भारत में, उसका जो चयन प्रक्रिया है, वह चयन प्रक्रिया उस ICS परीक्षा की चयन प्रक्रिया से कुछ मिलती जुलती ही है। विद्यार्थियों, इस परीक्षा में जो व्यक्ति प्रतिभा करते हैं और इस परीक्षा को जो लोग पास करते हैं, उन्हें भारत के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाता है, जैसे पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, डाकतार, वन, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, रेलवे, कस्टम आदि विभागों के जो उच्चस्थ पद होते हैं, इन सभी पदों पर इन प्रशासनिक अधिकारियों को व्यवस्था संभालने के लिए नियुक्ति दी जाती है। विद्यार्थियों, सन 1918 ईस्वी में प्रशासकीय तथा लोक सेवाओं का भारतीयकरण किया गया और फिर इन पर नियंत्रण और अधिकार के पदों पर अंग्रेज अधिकारी ही बने रहे। कल सेना तथा पुलिस का पुनर्गठन के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।